तलाक होने के 4 महीने बाद ही एक पत्नी अपनी बच्ची को गोद में लेकर सीधा अपने पति के पास आती है और वहां पर आकर जैसे दरवाज़ा खटखटाती है तो उसका पति दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन पति को सामने आते ही वह अपनी बेहोश बच्ची को उसकी गोद में रखती है और कहती है कि तुम ही संभालो, मुझसे नहीं संभाली जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से निकल तो जाती है, लेकिन जैसे ही पति देखता है कि उसकी बेटी बेहोश है पूरी तरह से, तो वह आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर साहब जब उसे चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेटी काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं जब वह उसे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देकर होश में लेकर आते हैं तो जो बेटी होती है वह होश में आते ही बुरी तरह से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और उसको बिल्कुल भी चुपचाप वो नहीं रह रही थी, क्योंकि एक तो वो बीमार थी और ऊपर से एक साथ से उसकी दुनिया ही बदल गई। पहले माँ के साथ थी, अब एक साथ से पिता के पास आ गई, तो वह चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन तभी हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स होती है और उस नर्स को उस लड़की को चुप कराने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वह काफ़ी अच्छा व्यवहार बच्चों के साथ किया करती है और बच्चे जो इस तरह के हुआ करते हैं तो उनको दवाई वगैरह लगाने के लिए उसी नर्स को बुलाया जाता है ताकि वह बच्चों को आराम से चुप कर सके। अब जैसे वो नर्स आती है और उस बच्चे को चुप करती है तो यहाँ पर जो पति होता है, यानी कि इस महिला जो बच्ची होती है इसका जो पिता होता है, वह उस नर्स को देखता है तो देखते ही एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे वो बच्ची को चुप कराने के बाद बाहर निकलती है तो यहाँ पर वह नर्स से उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। कौन थी वह नर्स और किस वजह से जो व्यक्ति था अपनी बेटी का इलाज करवाने आया वो उस नर्स से माफ़ी मांग रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ये कहानी जो होती है ये स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई से। उत्तर प्रदेश के हरदोई के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है विनय, और विनय जो होता है वह एक अधिकारी बन चुका है शिक्षा विभाग में, और वहाँ पर वह टीचरों को जाकर चेक किया करता है। चेक करने के बाद उन्हें सस्पेंड भी कर सकता है और जो उसका मन करे वो कर सकता है। अब यहाँ पर जब वो इतना बड़ा अधिकारी बन जाता है तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक दीपिका नाम की लड़की मिल भी जाती है। दीपिका जो कि शहर में पली बड़ी थी और शहरी हिसाब किताब से ही रहा करती थी। उसके बाद दीपिका से अपने बेटे विनय कुमार की वो शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद दीपिका और विनय कुमार एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन लोगों की शादी को 6 साल तो बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक भी इन लोगों की शादी में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जिस तरह से पति पत्नी के बीच में हुआ करता है। वो तो जैसे तैसे करके एक बेटी हो चुकी है। अब जो बेटी हुई थी उसका भी पालन लालन वो अच्छी तरह से नहीं कर रही थी दीपिका, और ऊपर से अपने पति विनय को बहुत ज़्यादा परेशान किया करती, क्योंकि वह तो ड्यूटी पर रहा करता, उससे अच्छे खासे मनमाने पैसे लिया करती और उनको बेफजूल की चीज़ों में खर्च कर दिया करती। जबकि विनय अपने माता पिता को पैसे देने के लिए कहा करता है तो वह साफ मना कर दिया करती, कहती है कि ये इन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है और इन पैसों को तुम किसी को नहीं दे सकते। जबकि माता पिता ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना लायक बनाया था, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा करते हैं। तो इसी बात से वह पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह अब ये जो लड़ाई होती है इन दोनों के बीच की पति पत्नी की, वह कुछ इस कदर की बढ़ जाती है कि अब दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो लड़का होता है विनय, वह भी यही चाहता है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप तो को छोड़ दिया है इसके लिए और वह उनसे अलग रहा करता है, क्योंकि कई बार इसने केस वगैरह करने की धमकी दी है कि तुम्हें ऐसे फंसा दूंगी वैसे फंसा दूंगी। तो यह अपने आवास पर जो इसे सरकारी आवास मिला है वहीं पर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहा करता है, ताकि अगर कोई बात भी हो जाए ऐसी वैसी तो माता पिता और उसके बड़े भाई पर, उसकी पत्नी पर, उसके बच्चों पर कोई भी आँच ना आ सके। अब जैसे ही इस बात को लगभग कुछ दिन और बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद वो लोग फैसला कर लेते हैं कि अब हम लोगों को अलग होना है, और अलग होने का फैसला दोनों तरफ से था, क्योंकि लड़का भी परेशान हो गया था और जो पत्नी थी उसकी वो भी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह अब इसकी हिसाब किताब से रहना नहीं चाहती थी। तो इसी वजह से जो महिला होती है, जो उसकी पत्नी दीपिका जो थी, वह अब उससे अलग होने का कहती है। तो लड़का विनय भी कह देता है कि ठीक है अलग हो जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह अपने माता पिता के यहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर उसके खिलाफ केस लड़ने लगती है। केस लड़ने के बाद कुछ ही दिनों में उसका तलाक तो हो जाता है दोनों का, लेकिन अब वो बच्ची रह गई। अब बच्ची को ये जो पिता है अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। वह और लड़कों से बात किया करती थी और ज़्यादा जो लड़ाई थी वो इसी बात पर हुआ करती थी।
और अगर बच्ची उसके पास रहेगी तो उसका भी जीवन इसी तरह का हो जाएगा। लेकिन बच्ची जो कि अभी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो कोर्ट होता है वो फैसला करता है कि बच्ची माँ के पास ही रहेगी और पिता के पास नहीं रह सकती। वह कई बार कहता भी है कि कोई बात नहीं, मेरी बच्ची को मुझे दे दो और कुछ पैसे वैसे इसको देने होंगे तो मैं दे दूंगा। लेकिन कोर्ट साफ साफ बोल देता है कि बच्ची छोटी है तो इसकी कस्टडी माँ को ही जाती है। उसके बाद जो माँ है उसे ले जाती है और ले जाने के बाद यहाँ पर जो विनय होता है वह अपने उसी आवास में बड़ा ही परेशान रहने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डूबा डूबा सा रहने लगता है। माता पिता जो उसके होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि बेटे का तलाक हो गया है तो उसके पास आते हैं, कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम है ना। लेकिन तभी यहाँ पर जो विनय होता है वो अपनी बच्ची की वजह से इतना डिस्टर्ब होता है, माँ बाप से कह देता है कि कोई बात ना माँ बाबू जी, आप घर चले जाओ, आप यहाँ पर परेशान मत हो, मैं अकेला अपने जीवन को व्यतीत कर लूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह माँ बाप को वापस भेज देता है और अकेला उस घर के अंदर घुट घुट कर जीने लगता है, क्योंकि बार बार उसे अपनी बेटी की याद आया करती और वह सोचा करता कि उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे अब वह अपनी नॉर्मल दिनचर्या में लौटने लगता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी बेटी की याद तो आई करती है। और तभी एक दिन की बात होती है, लगभग दोपहर के 1-1:30 बजा हुआ था और उसी समय उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन जैसी दस्तक होती है तो उसके बाद जो विनय कुमार होता है वह दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही अचानक से सामने उसे उसकी पत्नी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसकी गोद में उसकी बेटी है और बेटी ने आंखें बंद कर रखी है मानो कि वो सो रही हो। उसके बाद वह कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तो उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये लो, अपनी बेटी को तुम ही संभालो, मैं इसे नहीं संभाल सकती, आज से तुम्हारे पास ही रहेगी और इसकी तुम्हारी जिम्मेवारी है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ऐसा कहकर वह एकदम से वापस जाने लगती है। लेकिन जैसे ही बेटी उसकी गोद में आई थी तो उसे पता चल जाता है कि बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार है और वो पूरी तरह से तप रही है। इसके बाद वह अपनी बेटी को हिलाने डुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जब होश में नहीं आती है तो फौरन से उसे लेकर यहीं के हरदोई के हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन यहाँ का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल होता है, जब वह देखता है कि भाई शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी की बेटी है, अगर कोई उकचुक बात हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसी वजह से वो लोग मना कर देते हैं। कहते हैं कि देखिए साहब, यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करो या तो कानपुर ले जाओ या लखनऊ ले जाओ। अब यहाँ पर ये लखनऊ जाने का फैसला करता है और वहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर अपनी बेटी को इमरजेंसी में भर्ती करा देता है। डॉक्टर साहब जो होते हैं सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं, ज़रूरी टेस्ट वगैरह करवाते हैं और थोड़ी देर में बेटी को होश भी आ जाता है। लेकिन जैसे उसे होश आता है, क्योंकि बीमार तो अब भी है, होश ही तो आया है, तो उसके बाद वह बुरी तरह से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और दवा लगवाने से साफ साफ इनकार कर देती है। अभी कुछ ट्रीटमेंट रह रहा था तो तभी यहाँ पर जो और नर्सेज होती है, जब वो देखती है कि बच्ची की ऐसी हालत है तो उसके बाद वो कहती है अरे ऐसे नहीं आएगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम ऐसा करो रेखा को बुलाओ, रेखा कहाँ है, वही इसे संभालेगी। उसके बाद रेखा को बुलाया जाता है और जैसे रेखा यहाँ पर आती है तो आती उस बच्ची की हालत देखकर झट से उसको अपनी गोद में ले लेती है। कहती कि बेटी कोई बात नहीं, दवाई लगवा लो, दवाई नहीं लगवाओगे तो ठीक नहीं होगी। यानी कि जैसे भी करके वो उसे चुप करा देती है और उसको दवाई लगवा दी जाती है। यहाँ पर जो रेखा है उसे अपने सीने से लगा कर रखती है और सबसे कहती है नहीं, कोई दवाई नहीं लगाएगा मेरी बेटी को। यानी कि जिस तरह से बच्चों को बहलाया करते हैं उस तरह से बहला फुसला कर वो उसको दवाई लगवा देती है। और उसके बाद जब उसे अंदर आराम से लिटा कर वहाँ से बाहर निकलती है तो यहाँ पर जो विनय होता है उसने रेखा को आते ही देख लिया था और देखते ही वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम गई थी जो कुछ उसने रेखा के साथ किया था। उसके बाद जैसे रेखा वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके बाद जो विनय होता है वो एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप यहाँ पर इस हालत में कैसे। तो उसके बाद यहाँ पर जो रेखा है वो कहती है कि कोई बात नहीं, कोई गलती वगैरह नहीं है, ये तो आपका काम था जो आपने किया, गलती तो मेरी थी जो मैंने ऐसा किया। इसके बाद यहाँ पर रेखा हंसते हुए इस बात को टाल देती है। लेकिन जो विनय होता है अब अपनी बेटी के पास जब रह जाता है तो बहुत ही मन मन में उस बात को सोचता है जो कुछ भी हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले एक प्राइमरी स्कूल में विनय गया था, लगभग 1.5 साल पहले, और वहां पर जाकर जब देखता है क्लास के अंदर तो एक महिला टीचर सो रही थी और वह महिला टीचर और कोई नहीं, यही रेखा थी। उसके बाद जो विनय होता है उसे सस्पेंड कर देता है और सस्पेंड करने के बाद कहता है कि देखो मेरे हाथ में जो था वो तो मैंने कर दिया है। और जब दोबारा से उससे माफ़ी मांगने के लिए आते कहते कि साहब कोई बात नहीं, घर की परेशानी ऐसी थी जिस वजह से नींद आ गई, तो उन बातों को भी विनय बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आज जब उसे मिलता है तो उसकी बेटी को ये गले से लगाकर चुप करती है तो उसे इस पर
तरस आने लगता है, क्योंकि जब बेटी रो रही थी तो इसका जी घबरा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था मेरी बेटी इतनी क्यों रो रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद रेखा को फिर से बुलाया जाता है दवाई लगाने के लिए, और उसके बाद रेखा यहाँ पर आ जाती है, फिर से उसकी बेटी को गले लगाकर चुप कराती है। और यहाँ पर इन बातों को सोच सोच कर उसे काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि उसने उसे वहाँ से सस्पेंड कराया था क्योंकि वो सरकारी टीचर थी, लेकिन आज यहाँ पर एक नर्स का काम कर रही है क्योंकि रेखा ने नर्स के कपड़े पहन रखे थे। वह मन ही मन सोचता है कि क्या हुआ होगा इसके साथ और इसे ऐसा काम करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। इसी बात को सोचकर वह अब जब उसकी बेटी को दवाई फिर से लग जाती है और रेखा बाहर निकलने लगती है तो उसके बाद वो पूछने लगता है कि क्या हुआ, आपको नर्स का काम क्यों करना पड़ा, क्या आपकी ड्यूटी वापस नहीं मिली। अब इस बात को सुनकर रेखा मुस्कुराती है, कहती है कि साहब शायद मेरे भाग में ही नहीं थी, इसी वजह से वापस नहीं मिली, क्योंकि उसके बाद मैंने कोशिश ही नहीं की। वो कहने लगता है कि अगर तुम केस वगैरह करती तो उसके बाद हो सकता तुम्हारी ड्यूटी वापस मिल जाती, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि सब भाग्य का खेल होता है, अगर उस दिन मेरी आंखें ना लगती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और क्या फ़ायदा मैं केस भी लड़ूँ और उसके बाद भी मुझे ड्यूटी वापस ना मिले, तो फिर मैं क्या कर सकती थी। जो मैं कर सकती थी वो मैंने आपसे माफ़ी मांग कर देख लिया था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी, तो इसी वजह से मैं अब अपनी ड्यूटी को भूल चुकी हूँ और अपने जीवन को आराम से जिया करती हूँ। इधर लखनऊ में रहा करती हूँ और यहीं पर नौकरी करके अपना जीवन बसर कर रही हूँ। इस बात को सुनकर वह उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा पति नहीं है क्या। तो यहाँ पर जो रेखा होती है वो कहती है कि साहब पति तो उस दिन भी नहीं था और आज भी नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं दरअसल, और दोनों बच्चे, जो छोटा वाला बेटा है ना वो इतना ही शरारती है जितनी आपकी बेटी है, और ऐसे वो बिछड़ जाया करता है, यानी कि किसी से भी ना तो खाना खाया करता ना पानी पिया करता है, और जब उसका मन किया करता तो ऐसे ही करने लगा करता है। तो उसकी वजह से ही उस टाइम पर जब मैं क्लास में सो रही थी तो उस टाइम पर मेरी बेटी की तबीयत खराब थी और जो बेटा था वो इसी तरह से हरकतें कर रहा था। तो पूरी रात भर मैं बिना नींद के, मतलब बिना सोए उन लोगों की देखभाल किया करती थी, और जब स्कूल में आ जाती थी तो कभी कभी मेरी आंखें लग जाती थी। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो अब व्यक्ति होता है जिसका नाम विनय कुमार होता है, जो कि अधिकारी था जिसने उसे सस्पेंड कराया था, वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू फिर से ले आया है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा और तुम्हें जिताकर रहूंगा। लेकिन वो मना कर देती, कहती कि साहब नहीं, यहाँ की नौकरी अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जब मेरी ज़रूरत होती है तो ये लोग मुझे बुला लेते हैं और मैं आराम भी यहाँ पर कर सकती हूँ, कोई कैसी परेशानी नहीं है और अपने जीवन को जी रही हूँ। इसके बाद उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वह अब कर भी क्या सकता है जब उसने कह दिया कि कोई बात नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे लगभग 7 से 8 दिन उसकी बेटी एडमिट रहती है, क्योंकि उसे काफ़ी गंभीर बीमारियां थी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। 7-8 दिन एडमिट रहने के बाद वो ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसकी दवाई गोलियाँ होती हैं वह रेखा उसे समझाने लगती है, क्योंकि अब तक रेखा और जो ये विनय था ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें किया करते थे, क्योंकि विनय को तो ये लगता था कि मैंने इसके साथ गलत किया है, और रेखा उसे सहज महसूस कराने के लिए उससे बात किया करती थी। तो जो रेखा है वही उसे दवाइयां समझाती है कि ऐसे ऐसे देनी है और अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि बेटी की जान का सवाल है। तो उसके बाद वह जो विनय होता है वो कहता है कि अब मैं कहाँ से इन्हें ऐसे रख सकता हूँ। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि क्यों। तो उसके बाद वह बताता है कि मेरी पत्नी नहीं है और मेरी पत्नी ने ऐसी हालत करके इसे यहाँ पर छोड़ा है। ये बात पहले से भी जो रेखा है उसके दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि पिछले 7 दिन से लगातार उसकी बेटी एडमिट है, लेकिन इस बेटी की माँ अभी तक उसे देखने के लिए नहीं आई और वह पूछ इसलिए नहीं पाई थी कि खामखा कुछ गलत समझ जाए। इसी वजह से वो उसने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी आज से 4 महीने पहले उसे तलाक देकर अलग हो चुकी है और उसके पास से ये बेटी आई है, तो उसके बाद वो कहने लगती है कि फिर आप कैसे करोगे। तो वो कहने लगता है कि अब कैसे करूं, समझ में तो नहीं आ रहा। तो उसके बाद वो बेटी की तरफ देखती है, जो रेखा होती है वो कहती है कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप इसे इतने दिन मेरे पास छोड़ दो, और मेरे पास रहेगी तो मैं दवाई गोलियों का अच्छे से ख्याल रख लूंगी, और साथ में मेरे बच्चे भी उनके साथ खेल कूद कर अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाए, तो उसके बाद आप इसे अपने पास ले जाना। इस बात को सुनकर जो विनय होता है वो एकदम से कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो बेशक से मैं इसे आपके पास छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो विनय होता है वह उसे रेखा के पास छोड़ देता है और सारी दवाइयों को वहाँ पर कर देता है। साथ में जो भी कुछ सामान होता है खाने पीने का वो भी रेखा के घर लाया करता है, और रोज़ के रोज़ अपनी बेटी को देखने के लिए वहीं पर आ जाया करता है, और कभी कभी तो वहीं पर रुक भी जाया करता है।
धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 से 1.5 महीना बीतता है और 1-1.5 महीने में जो बेटी होती है जिसका नाम मिनी होता है, मिनी जो होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब जब मिनी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसके बाद जो रेखा है वो कहने लगती है कि अब आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन तब तक यहाँ पर वह रेखा के परिवार की कंडीशन भी जान चुका था कि उसकी एक बूढ़ी सास है जो उसके पास रहा करती है और 2 बच्चे हैं और उनका भरण पोषण करने के लिए वो ये काम किया करती है। और ये सब कुछ यानी कि जो इतनी मेहनत इसे करनी पड़ रही है, इस तरह से ये लोग रहा करते हैं, वो सारी बातें उसकी वजह से हुई हैं। तो इन बातों का पश्चाताप लगा लो या फिर वैसे उससे मन ही मन लगाव हो गया था। तो इसी वजह से जब बेटी को पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वह उसे ले जाने के लिए कहने लगती है, तो वो कहने लगता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। तो उस बात को सुनकर जो रेखा वो कहती है बताइए क्या मांगना है आपको। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मुझसे शादी कर सकती हो। देखो मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो और दोनों अगर एक हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरी बेटी को भी माँ मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चों को भी पिता मिल जाएगा। अब कुछ हद तक ये बात जो लड़की होती है रेखा, वह भी सोच रही थी महिला, और मन ही मन उसके ये बात भी चल रही थी कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब से ये यहाँ पर आने लगे अपनी बेटी को लेकर, तो उसके बाद से बाहर की काफ़ी सारी जिम्मेवारियाँ उसके कंधों पर आ गई थी और उसके बाद घर में जो बाहर का काम हुआ करता था उसे जो विनय होता है वो खुद ही कर दिया करता है। ये सारी बातें देखते हुए वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि सच में आप मुझे इस काबिल समझते हो। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें इस काबिल समझता हूँ, क्योंकि मैंने बिना जांच पड़ताल किए तुम्हें नौकरी से हटा दिया और ये सारी मेरी गलती थी, एक पश्चाताप भी कह लो। लेकिन जब से मैंने तुम्हारा नेचर देखा है मन ही मन मैं तुम्हें पसंद भी करने लगा हूँ। उसके बाद जो रेखा होती है वो कहती है कि मेरी सास से इस बारे में पूछ लो, वो जैसा कह देंगी वैसा ही होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो सास होती है जब उससे पूछा जाता है तो सास भी अब तक विनय को अच्छी तरह से जान चुकी थी और वह भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाती है, क्योंकि उसने तो कई बार उसे कहा कि बेटा इन बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, लेकिन वह मना कर देती है, कहती कि माँ नहीं, बच्चे मेरे ही हैं और अगर ये बिना माँ के रहेंगे तो क्या होगा। क्योंकि वह चाहती थी कि रेखा दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह अपनी सास के लिए रेखा दूसरी शादी नहीं कर पाती है, क्योंकि जो उसके पति के और भाई थे वो लोग बुरी तरह से उसे अपने पास रखा करते थे और जो रेखा थी वो अच्छी तरह से अपने पास रखा करती थी। इसीलिए वह अपनी रेखा अपनी होती है अपनी सास की सेवा के लिए उसे अपने पास रख रही थी और खुद काम करके गुजारा कर रही थी। तो इसीलिए जो विनय होता है उसका रिश्ता उसे अच्छा लगता है और विनय भी इस बात के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे भी सारी कंडीशन पता है और वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दिसंबर 2025 में विनय और रेखा की साधारण तरीके से शादी हो जाती है। ज़्यादा कोई लोग तो आए नहीं थे, विनय के माता पिता थे, इधर रेखा के जो माता पिता थे वो लोग भी आ गए थे और साथ में उसकी सास थी। दोनों की शादी नॉर्मल तरीके से हो गई थी और शादी होने के बाद जो विनय होता है रेखा और उसकी सास को अपने साथ अपने घर में ही रखने लगता है और कहता है कि माँ बाबू जी मैं इनके साथ ही रहूँगा। तो उसके माता पिता भी इस बात पर ज़्यादा परेशान उसे नहीं करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं। इसके बाद आज तक भी वो लोग अपने जीवन को खुशियों के साथ जी रहे हैं। एक परिवार ऐसा संगठित हो गया जिसमें 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की तो रेखा के थे और एक लड़की यहाँ पर विनय की थी। वो लोग आज तक भी खुशियों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।